देखो बच्चों, अब हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब जैसे अभी हमने 19th क्वेश्चन किया था, उस ट्रायंगल की साइड कैसी थी, एक्स वाई और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई थी ना। तो उसमें जो लार्जेस्ट एंगल आया बच्चों, वो कितना आया, 120 डिग्री आया। मैं कहता हूँ एक ट्रायंगल की तीन साइड अगर मान लो इस रिलेशन को फॉलो करती है, यानी एक साइड एक्स हो, दूसरी वाई हो, तीसरी ये हो, तो उसका लार्जेस्ट एंगल हमेशा ही क्या आएगा, आपका 120 डिग्री आएगा। जैसे मान लो एक्स को आपने 2 ले लिया, वाई को आपने 1 ले लिया, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी से, ठीक है। और तीसरी साइड आपको फिर क्या लेनी पड़ेगी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, यानी कि 2 1 और √7। अब आपसे एग्जाम में पूछे कि एक ट्रायंगल की साइड है 2 1 और √7, तो बताओ उसका लार्जेस्ट एंगल कितना होगा। तो आप कितना कह देना, 120। आप सोचोगे हमारे को कैसे पता लगेगा, आप इसको क्या मान लेना एक्स और इसको क्या मान लेना वाई, और ये देख लेना क्या ये जो तीसरी साइड है क्या वो इस तरह की है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। अगर है तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप बोल देना लार्जेस्ट एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। तीन क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी सीट के, क्वेश्चन नंबर 35 37 36 और 37। तीनों क्वेश्चन में जो ट्रायंगल की साइड गिवन है वो इस रिलेशन को फॉलो करेगी, और आप डायरेक्ट बोलोगे कि लार्जेस्ट एंगल कितना है बच्चों, 120 डिग्री है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको कि अगर एक ट्रायंगल की तीन साइड हो, 6 सेंटीमीटर हो, एक एक 8 सेंटीमीटर हो, या 10 ले लो, और एक 14 हो, तो ये भी उसी रूल को फॉलो करती है। मैंने प्रूव भी करके यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ठीक है। ये तो इसका भी लार्जेस्ट एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अच्छा, लार्जेस्ट एंगल की जगह कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है सम ऑफ टू अक्यूट एंगल्स, दोनों बाकी दोनों अक्यूट एंगल का सम। बच्चों एक बात बताओ, लार्जेस्ट एंगल अगर 120 है तो बाकी जो दोनों एंगल बच गए उनका सम कितना है, 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम तो कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के देखो चार मेथड, यानी कि कब क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ये तो आपने बचपन से पढ़ा है कि राइट ट्रायंगल हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया, इक्विलेटरल हो तो √3/4 ए स्क्वायर होता है, स्केलन ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या कोई भी और ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल भी हो, तब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसका पूरे का स्क्वायर रूट। और एस क्या होता है बच्चों, आपको पता है सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। तीनों साइड का सम और उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो एस कहलाता है। लेकिन ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले में क्या है, आपको मान लो दो साइड गिवन है, मान लो आपको ये साइड और ये साइड गिवन है और इनके बीच का एंगल गिवन है आपको, तो बच्चों आप एरिया निकाल सकते हो कैसे, हाफ इंटू इन दोनों साइड की मल्टीप्लाई और इनका इंक्लूडेड एंगल, एंगल इन दो साइड के बीच का ही होना चाहिए। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये साइड है 6 सेंटीमीटर, ये साइड है 8 सेंटीमीटर, और ये इनके बीच का एंगल मान लेता हूँ मैं 30 डिग्री है। बीच का एंगल होना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना लिखोगे आप, हाफ इंटू इन दोनों साइड की मल्टीप्लाई कर दो, और इनका जो इंक्लूडेड एंगल है उसका क्या ले लो बच्चों, साइन ले लो, ठीक है। साइन 30, साइन 30 कितना होता है आपको पता है, 1/2 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट ट्रायंगल में भी ऐसा ही होता है, देखो राइट ट्रायंगल में भी ऐसा ही होता है। ये मान लेते हैं बेस है, ये हाइट है, तो अपना एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू इन दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल है उसका साइन ले लो, ठीक है। साइन 90, और साइन 90 1 होता है ना, इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट आया वो फॉर्मूला यहीं से है, तो हमेशा ध्यान रखना इस फॉर्मूले का। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये ऑब्जर्वेशन सिखा रहा हूँ मैं आपको, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये तीनों इक्वल होते हैं, ये तीनों रेशो साइन रूल से आपने सीखा है। अब तीनों रेशो इक्वल है तो मैं मान लेता हूँ ये किसी नंबर के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों, किसी नंबर के इक्वल है, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के क्या हो सकता है बच्चों, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको सिंप्लीफाइड तरीके से सोल्व करने के लिए हम के को हमेशा क्या मान के चलेंगे, 1। ताकि देखो के को जैसे ही 1 मानोगे ना, तो ए को आप क्या बोल सकते हो, साइन ए, बी को साइन बी, सी को साइन सी। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। यानी कि साइड की लेंथ है ए, उसको आप क्या बोल देना, इस ए के अपोजिट में कौन सा एंगल होता है, ए, और इसका साइन ले लेना, ठीक है। अगर कहीं बी लिखा आता है और आपको जरूरत पड़े तो उसको क्या लिख देना, साइन बी। सी लिखा आता है तो उसको क्या लिख देना, साइन सी। ऐसा करने से क्वेश्चन
बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, नोट कर लो ये अपनी नोटबुक में। एक ये तो साइन रूल होता है, एक आप साथ साथ में लिख लो एक्सटेंडेड साइन रूल, ताकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप इसका आंसर दे सको। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये तीनों रेशो इक्वल होते हैं और किसके इक्वल होते हैं? ट्वाइस ऑफ आर के, 2r, वेयर आर जो होती है ना वो सरकम रेडियस होती है ट्रायंगल की। ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि सरकम रेडियस, इन रेडियस, एक्स रेडियस वगैरह ये सब क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सरकम रेडियस होती है तो उसके ट्वाइस के इक्वल होता है ये वाला रेशो, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं सारी चीज़ें आपको वो बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस के अंदर यूज होएगी। अगर एक ट्रायंगल के तीन जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं जो अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, वो एपी में हो तो बच्चों उस ट्रायंगल की तीनों साइड किस में होगी? एचपी में होगी। देखो ऑल्टीट्यूड अगर एपी में होंगे तो उसके जो साइड्स है वो किस में होगी? एचपी में। कैसे? मैंने तीन ट्रायंगल बना दी, ये तीन ट्रायंगल एक ही है, मैंने तीन अलग अलग वर्जन बनाए हैं इसके। ठीक है, ताकि एक ट्रायंगल में मैं ऑल्टीट्यूड इस ए साइड पे ड्रॉ कर सकूँ, एक में इस बी साइड पे और एक में इस सी साइड पे ड्रॉ कर सकूँ। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका? ए, हाइट कितनी है? P1। इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे। अच्छा ट्रायंगल तो एक ही है, एक है तो ये तीनों एरिया भी क्या होना चाहिए? सेम। 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो, ये आ गया। ठीक है, तो P1, इसको ए को नीचे ले आओ, देखो ए को नीचे लाओगे तो ये 1/a हो जाएगा। तो बताओ P1 P2 P3 का रेशो क्या हो गया? 1/a, 1/b, 1/c। अब ये तीन अगर नंबर एपी में है तो बच्चों ये तीन नंबर भी तो एपी में होंगे क्योंकि ये उनका रेशो ही तो है। ठीक है, ये एपी में है तो ये भी एपी में होंगे। अच्छा 1/a, 1/b, 1/c एपी में है तो इनका रेसिप्रोकल, बच्चों इनका रेसिप्रोकल किस में होता है? एचपी में। मैंने रेसिप्रोकल क्यों लिया? क्योंकि मुझे साइड पता करनी है कि साइड किस में है, तो साइड तो बच्चों एचपी में होगी ना, एबीसी होती है साइड तो ना, साइड किस में होगी? एचपी में होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो मैंने एक बार आपको क्या बताया था अभी कि ए को चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए। बी को चाहे तो हम साइन बी लिख सकते हैं और सी को चाहे तो हम साइन सी लिख सकते हैं। अब आप ये बता दो मेरे को, अगर ये ए बी सी एच पी में है तो ये भी तो तीन नंबर एच पी में होंगे ना, क्योंकि ये तीन नंबर इनके इक्वल ही तो है। तो यानी कि साइन ए, साइन बी और साइन सी ये भी एच पी में होंगे, लेकिन हमेशा नहीं। ये कंडीशन कब होती है कि ये तीन नंबर ए पी में होते हैं? जब इसके ऑल्टीट्यूड्स, बच्चों हम कब बात कर रहे हैं? जब ऑल्टीट्यूड्स एचपी में हो या एपी में हो। ऑल्टीट्यूड्स अगर एपी में हो तो उसकी साइड किस में होती है बच्चों? एचपी में। या फिर कह दो साइन ए, साइन बी और साइन सी भी किस में होंगे? एचपी में होंगे। ठीक है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया ये। अच्छा अब ये देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपने अभी तक साइन रूल पढ़ा है। क्या होता है साइन रूल? साइन ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी, ये तीनों रेशो इक्वल होते हैं। बट आप ये मत कहना कि अगर ये तीन रेशो इक्वल हो गए तो ये कोसाइन रूल हो गया। नहीं, ये कोसाइन रूल नहीं होता ना। अगर ये तीनों रेशो इक्वल हो गए तो बच्चों ट्रायंगल कैसी होती है? इक्विलेटरल होती है। मैंने प्रूव करके बता दिया, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये साइन रूल से होता है। मैंने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया। बताओ इसको इससे डिवाइड करेंगे, ए से कट जाएगा। कोस बाय साइन क्या होता है? कोट। ऐसे ही कोस बी बाय साइन बी कोट। तीनों का कोट इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तीनों एंगल बच्चों इक्वल हो गए तो तीनों साइड भी इक्वल होगी और वो ट्रायंगल क्या बन गई? इक्विलेटरल बन गई। ठीक है, बट इसमें एक जो एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलेगा वो ये सिर्फ ये देगा कि है ना कोस ए बाय ए इक्वल टू कोस बी बाय बी है, तो बताओ ये ट्रायंगल कैसी है? अब इक्विलेटरल नहीं है, ये तीनों रेशो इक्वल नहीं दे रखे, दो दे रखे हैं। तो दो दे रखे होंगे तो ट्रायंगल कैसी होगी बच्चों? आइसोसेलेस। देख लो ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये हम जानते हैं, तो उस तरह से कोट ए और कोट बी क्या आ जाएंगे? इक्वल। दो एंगल इक्वल होते हैं तो बच्चों ट्रायंगल आइसोसेलेस होती है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर तीनों रेशो कोस में इक्वल गिवन हो तो इक्विलेटरल, और दो गिवन हो तो कौन सी होती है आपकी? आइसोसेलेस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। फॉर्मूला तो आप ये सब जानते हो 9th क्लास से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये डिटर्मिनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है, आगे से आपको याद रखनी है, ये होती है वैल्यू। आई कैसे? मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से ये मैंने सारा प्रूव कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली काम किससे चलेगा? अगर आपको ये कुछ वैल्यू याद है। मैंने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर भी आपको बताई है कि 5 स्पेशल तरह के जो डिटर्मिनेंट होते हैं उनकी वैल्यू को ईजिली याद कैसे रखा जाता है।
अब ये देखो, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मूला नहीं है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आपकी हेल्प करेगी। एक ट्रायंगल में सबको पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल ए को मैं ये लिख सकता हूँ, दोनों तरफ इसके साइन अप्लाई कर दोगे, अगर आप साइन अप्लाई करते हो, साइन ए इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस बी प्लस सी, और आप ये भी जानते हो कि साइन 180 माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बी प्लस सी। यानी कि कहीं पे भी आपको जरूरत पड़े साइन ए की और लिखा हुआ है साइन बी प्लस सी, तो आप उसको ए लिख सकते हो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बहुत आसान है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेस होते हैं ना बच्चों, को एक सर्कल पे लाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है बच्चों, 180, है ना। p प्लस डी 180 होता है, यानी अपोजिट एंगल क्या होते हैं इसके, सप्लीमेंट्री होते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर आपसे पूछ ले तो बच्चों ये एरिया का फॉर्मूला होता है। जैसे ट्रायंगल का फॉर्मूला होता था ना हीरोन्स फॉर्मूला में, बट वहाँ पे एक s और लगता था, यहाँ s नहीं लगेगा, वो s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, सबकी मल्टीप्लीकेशन करके इसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। और ए बी सी डी क्या होती है, इसकी साइड होती है, और s क्या होता है बच्चों, सेमी पेरीमीटर होता है। अब ये देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ हमारे को कोस ए की वैल्यू दे रखी है और आपको कोस 2a निकालना है और कोस 3a निकालना है, तो फॉर्मूला तो सब जानते ही हो आप। कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। कोस ए दे रखा है तो कोस 2a निकल जाएगा। कोस 3a का फॉर्मूला आप जानते हो, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस ए। कोस ए की वैल्यू दे रखी है तो क्या निकल जाएगा, कोस 3a। मैं आपको छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। मान लो क्वेश्चन में आपको कोस ए दे रखा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर जो आंसर है ना वो कोस 2a की फॉर्म में है, तो आप चेक कर सकते हो आराम से कोस 2a की वैल्यू क्या आएगी। अब हमारे फॉर्मूले स्टार्ट हो गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। तीन चार तरह के इसमें फॉर्मूले होते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर कोई भी फॉर्मूला कभी भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो आपको टिप्स पे होने चाहिए सारे फॉर्मूले। पहले जो तीन फॉर्मूले का सेट है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले। प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ये तीन फॉर्मूले हैं, मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप ट्रायंगल की तीन साइड होती है ए बी सी, इसको ऑर्डर में लिख लो, इसको ऑर्डर में लिख लो, और ए इज इक्वल टू, फिर ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, साइक्लिक ऑर्डर तो आपको पता ही है ना सबको, और इक्वल टू लिख लो। उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बी और सी बच गई ना साइड, बी और सी, एक बी के आगे कोस सी लगा दो और सी के आगे कोस बी लगा दो। देखो जो साइड बी और सी बच गई तो हम कोस बी और कोस सी यूज करेंगे, उल्टा बी के आगे कोस सी के आगे कोस बी, ठीक है। ऐसे ही सी और ए बच गई तो कोस सी और कोस ए यूज करेंगे, बट सी के साथ कोस ए और ए के साथ कोस सी। बिल्कुल आसान है फॉर्मूला। ए और बी बच गई तो कोस ए और कोस बी, इसके साथ कोस बी लगा दो और इसके साथ कोस ए लगा दो। समझ रहे हो आप मेरी बात। इन तीनों फॉर्मूलों को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूले बोलते हैं, यूज होंगे ये क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे साइन रूल होता है, कोसाइन रूल होता है, वैसे ही टेंजेंट रूल है। प्रूव करना हर फॉर्मूले को बहुत आसान है, प्रूफ आपको हर जगह मिल जाएगा, बट प्रूफ काम नहीं आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस काम आएगी, ऑब्जर्वेशन काम आएगी कि किस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, और वो किससे आएगा, क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नेपियर एनालॉजी, टेंजेंट ए माइनस बी बाई टू, टेंजेंट बी माइनस सी बाई टू, टेंजेंट सी माइनस ए बाई टू। इसका फॉर्मूला देखो बच्चों, यहाँ ए माइनस बी है तो ए माइनस बी, ऊपर ए माइनस बी तो नीचे ए प्लस बी, यहाँ बी माइनस सी है ऊपर बी माइनस सी तो नीचे बी प्लस सी, है ना। ये एंगल है, ये साइड है। फिर कोट कोट कोट, यहाँ ए और बी का यूज हुआ है ना, तो ए बी के अलावा कौन सा एंगल बच गया, सी, तो सी बाई टू, कोट सी बाई टू। ऐसे ही ये, तो याद रखना इनको बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास से आप सभी बच्चों ने ये फॉर्मूला सीखा है कि ये फॉर्मूला होता है एक ट्रायंगल के अंदर। कैसे, मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ इसका। ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है ना, तो मैं अगर कहूँ आपको कि ए प्लस बी कितना होता है तो आप कहोगे 180 माइनस सी होता है। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 90 माइनस सी बाई 2 हो गया। दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दो, 10 ए प्लस बी बाई 2, वो किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, 10 90 माइनस सी बाई 2। 10 90 माइनस सी बाई 2 क्या होता है, 10 90 माइनस सी बाई 2 क्या होता है, कोट सी बाई 2 होता है, ये होता है। तो अब नेपियर एनालॉजी में हमने क्या पढ़ा था, इसका फॉर्मूला ये पढ़ा था, कोट सी बाई 2 को आप 10 ऑफ ए प्लस बी बाई 2 लिख सकते हो। इस
ए प्लस बी बाई टू को नीचे ले गया मैं, ये बच गया है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसकी वैल्यू क्या होती है। मैं आपको अब खुद पूछ के बताता हूँ। देखो ऐसे पूछा जाएगा, टेंजेंट बी माइनस सी बाई टू, नीचे टेंजेंट बी प्लस सी बाई टू। याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका क्या, देखो ऊपर बी माइनस सी है तो साइड में लिख लो बी माइनस सी, ये साइड्स लिख लो है ना, साइड्स की लेंथ। ये बी प्लस सी है तो यहाँ क्या लिख दो, बी प्लस सी, बस आंसर आ गया। जैसे आपसे पूछे टेंजेंट सी माइनस ए बाय टू और नीचे टेंजेंट सी प्लस ए बाय टू, तो बोलो इसका आंसर कितना होगा, समझ गए ना, सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। डायरेक्ट क्वेश्चन इन फॉर्मूले के ऊपर पूछे जाएंगे पेपर में। अब आते हैं आपके बच्चों हाफ एंगल फॉर्मूले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है क्वेश्चन में। हाफ एंगल फॉर्मूले साइन में भी होंगे, कोस में भी होंगे, टेन में भी होंगे। एक याद रख लो साइन का, बाकी सारे आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। साइन का देखो, साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू बच्चों एस होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एस में से जो ये एंगल ए पे पूछा गया है ना उसको मत सब्ट्रैक्ट करो, एस में से बी सब्ट्रैक्ट कर दो, एस में से सी सब्ट्रैक्ट कर दो और नीचे इन बी और सी की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। बस आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, बार बार लिख के देखने हैं, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन कर लो कि इस फॉर्मूले में याद करने की आसान ट्रिक क्या है, ठीक है। अब एक याद हो गया ना, बाकी आप कहोगे बी, बी को मत सब्ट्रैक्ट करो एस में से, सी को कर दो, ए को कर दो और इन सी और ए के नीचे क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई। अब तो आप समझ गए, साइन सी बाय टू, सी को मत सब्ट्रैक्ट करो, ए कर दो, बी कर दो और नीचे इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होते हैं साइन ए बाय टू, साइन बी बाय टू और साइन सी बाय टू के फॉर्मूले। अब ऐसे ही आते हैं कोस के। कोस में बच्चों क्या करोगे, देखो कोस में अगर ए लिख रखा है ना तो एस में से ए को ही सब्ट्रैक्ट करोगे, नीचे तो वही बी सी आएगा जो साइन में आता था ना, बी सी वही आएगा और साथ में ऊपर क्या आ जाएगा आपका, एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एस मल्टीप्लाई होएगा, एस में से बी सब्ट्रैक्ट करोगे और नीचे तो जो ए सी आता था ना साइन में वही ए सी आएगा, ठीक है। सेम हो गए। अच्छा टेंजेंट का फॉर्मूला कोई नया नहीं है, साइन बाय कोस होता है, साइन का फॉर्मूला आपको याद है, कोस का याद है, डिवाइड करोगे आपस में ये आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बट मैं कहता हूँ ये इतना काम नहीं आएगा जितना ये काम आएगा। इसको आप है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इससे, एस इंटू एस माइनस ए से। वो इसलिए किया ताकि ये ऊपर वाली ये जो चीज़ है ना ये बच्चों क्या बन जाए, ट्रायंगल का एरिया बन जाए, होता है ना हीरोन्स फॉर्मूला से। और नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये डेल्टा, एरिया को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, टेंजेंट ए बाय टू के। हमेशा याद रखना हमने क्या लिखा, टेंजेंट ए बाय टू, बार बार लिख के देखो, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। अब टेंजेंट बी बाय टू कितना हो जाएगा फिर, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। इसी तरह से टेंजेंट सी बाय टू हो जाएगा एस अपॉन डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए आपके हाफ एंगल फॉर्मूले। अब ये टॉपिक देखो, इन सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है और एक्स सर्कल क्या होता है। इन सर्कल देखो बच्चों, इन सर्कल, ये जो ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं ना, ये आपको जो एंगल दिख रहे हैं, इन तीनों एंगल के क्या कर दो आप, बाइसेक्टर डाल दो। जैसे ये पूरा एंगल, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये मतलब बाइसेक्टर है, ठीक है, बीटा बीटा और गामा गामा। इन तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करके ये तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर मिलते हैं और इस पॉइंट को बच्चों क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। इन सेंटर क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के, इसको रेडियस मान के जो एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं, इन सर्कल। तो जो ये स्मॉल आर है इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इन रेडियस बोलेंगे, है ना। सर्कल की जो रेडियस है, इन सर्कल की जो रेडियस है उसको इन रेडियस बोल देंगे। इन सर्कल, इन रेडियस, इन सेंटर, पता लग गया। जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, हमेशा इन सेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर बच्चों, सर्कम सेंटर पता है क्या होती है, देखो मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ। जो ट्रायंगल की तीन साइड है ना, तीन साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको डालने आते ही हैं, बहुत आसान होता है ना। इसका मोर देन हाफ कंपास को ओपन करो और दो आर्क लगाओ। इस तरीके से ये तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे और जिस पॉइंट पे आके ये मिलते हैं उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। और ये जो ट्रायंगल के बाहर सर्कल बन गया ना इसको क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं ना। सर्कम सर्कल, सर्कल है ये पॉइंट है तो इसको सेंटर बोल दिया। तो देखो
ये होता है आपका सर्कम सर्कल, ये सर्कम सेंटर और ये सर्कम रेडियस हो जाएगी। सर्कम क्या हो जाएगी बच्चों, ये रेडियस, कैपिटल आर से इसको डिनोट करेंगे हम। फिर इंपॉर्टेंट आता है एक्स सर्कल। एक्स सर्कल बच्चों क्या होता है, देखो बाहर बाहर ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल है आपकी ए बी सी। अब आप क्या करो, एक तो इस ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, एक तो इस ए का, सॉरी बी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, ये अल्फा हो गया। फिर इस बी के ओपोजिट में जो दो एंगल है ए और सी, इनके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना बच्चों, इनका बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ये इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और दो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे उस पॉइंट को सेंटर बोल दो। इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स सेंटर। और इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करो जो ट्रायंगल की इन तीनों साइड को, एक तो ये साइड और दो ये एक्सटेंडेड वाली साइड को टच करेगा तीनों को, उसको बोलते हैं एक्स सर्कल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स सर्कल। और इसकी जो रेडियस होती है एक्स सर्कल की, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, एक्स रेडियस बोलते हैं। आर को क्या बोलेंगे, एक्स रेडियस। बट इसको डिनोट करने का तरीका याद कर लो, ये जनरल नोटेशन होती है। इसको बोलेंगे आर, मान लो बी के सामने है तो R2 बोल दो। अगर बी के सामने सर्कल बना हुआ है तो R2, और अगर ए के सामने बना हुआ है सर्कल, उसकी रेडियस को R1, और सी के सामने बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, R3 बोलेंगे। ठीक है, मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया। तो जो एक्स सेंटर होता है वो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बच्चों, एक तो इंटीरियर एंगल का और दो एक्सटीरियर एंगल के, है ना, जो उसके अपोजिट में बने हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर बोलते हैं। अब एक ट्रायंगल के अंदर तीन तरह की रेडियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इन रेडियस स्मॉल आर से लिखेंगे, सर्कम रेडियस कैपिटल आर से लिखेंगे, और एक्स रेडियाई तीन होती है, R1, R2 और R3। ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। मेन आते हैं इनके क्या फॉर्मूले बच्चों। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल के अंदर, डेल्टा बाय एस। क्या होगा, डेल्टा बाय एस। डेल्टा आपको पता है क्या होता है, एरिया, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। हमेशा याद रखना, मैं कहता हूँ हर एक फॉर्मूला अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस क्या होता है, ए बी सी, यानी कि तीनों साइड की क्या कर लो, मल्टीप्लाई। नीचे क्या आएगा बच्चों आपका, 4 डेल्टा, 4 इंटू डेल्टा, यानी कि कैपिटल आर हो गया आपका ए बी सी, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। फिर R1, R2, R3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R1 क्या होती है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। R2 क्या होती है, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। और R3 क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, स्मॉल आर का, कैपिटल आर का, और तीनों एक्स रेडियाई निकालने का। अब एक स्पेशल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में जो इन रेडियस होती है बच्चों, वो क्या होती है, इस बेस और परपेंडिकुलर को ऐड कर दो, उसमें से हाइपोटेन्यूस माइनस कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। ये क्या आ जाएगी आपकी, इन रेडियस आ जाएगी। सर्कम रेडियस क्या होती है, हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ है ना, बस उसका हाफ कर दो, वो क्या आ जाएगी आपकी, सर्कम रेडियस आ जाएगी। बट अगर आपको नहीं ये फॉर्मूले याद होते तो आप बेसिक फॉर्मूला याद कर सकते हो। जैसे आर क्या होती है, डेल्टा अपॉन में एस, कैपिटल आर क्या होती है, ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा, और जो R1 होती है वो डेल्टा अपॉन क्या होती है, एस माइनस ए। R2 क्या होती है, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। और R3 क्या होती है, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ये फॉर्मूले आप बॉक्स के अंदर बंद करके और बार बार लिख के देखो। ठीक है, ये हो गया। इन रेडियस, सर्कम रेडियस, एक किसी भी रेगुलर पॉलीगन की, ये तो हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ पेपर में स्क्वायर आ जाए, पेंटागन आ जाए, उसकी भी इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं आपको जनरल फॉर्मूले बता देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला होता है और ये बहुत काम आएंगे। ये फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी बच्चों एन साइड है, तो उसकी इन रेडियस आपको निकालनी हो तो क्या होता है फॉर्मूला, a/2 इंटू कोट ऑफ 180/n। a/2 इंटू कोट ऑफ 180/n। ए क्या होती है, इसकी साइड की लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड, रेगुलर पॉलीगन है ना। एन क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स होती है उस पॉलीगन की। और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a/2, ये सेम, बस कोट की जगह क्या आ जाएगा, कोसिकेंट। बस आप ऐसे याद रख लो, आर छोटी होती है, कैपिटल आर बड़ी होती है, कोट छोटा है, ये बड़ा है ना, ऐसे। और फिर एरिया निकालने का भी फॉर्मूला होता है। ये a/2 लिख रहे हो ना आप, इसका स्क्वायर कर दो, a/2 का स्क्वायर इंटू एन कर दो, और बस कोट का कोट रखो यहाँ पे 180/n। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालने का।
मैंने आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल दे दिया जिसकी साइड कितनी होती है ए तो ए है, बट इक्विलेटरल में एन की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा ना, एन की जगह 3 हो जाएगा तो ये cos 60 कोट 60 होता है 1/3 1/√3। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस निकालने का। अगर हो सके तो इसको याद कर लो, ठीक है। और ये सर्कम रेडियस निकालने का, और आप देखना ये जो सर्कम रेडियस है ये इसकी डबल है ना, ये इसकी डबल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होती है, जो कैपिटल आर होती है, वो स्मॉल आर की क्या होती है बच्चों, डबल होती है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले बार बार लिख के देखोगे ना, आपको मैं कहता हूँ सबके सब याद हो जाएंगे। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बताया था, एरिया निकालने का फॉर्मूला किसी भी रेगुलर पॉलीगन का a²/4 इंटू एन और कोट 180/n। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो ना बच्चों, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो एक एग्जांपल ले लो इक्विलेटरल ट्रायंगल का और एक एग्जांपल ले लो स्क्वायर का। स्क्वायर भी तो एक रेगुलर पॉलीगन होती है। इसकी जो नंबर ऑफ साइड होती है वो 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितनी होती है बच्चों, 4। निकालें इसका एरिया, क्या एरिया निकाल के देखते हैं। a²/4 n का मतलब 3 कोट ऑफ 180/3 करोगे तो 60 और कोट 60 आपका कितना होता है 1/√3 होता है 1/√3। अब आप बोलो मेरे को 3 को √3 से डिवाइड करोगे ऊपर √3 बच गया। आपने एरिया पढ़ा है ना √3/4 a², इक्विलेटरल का एरिया पड़ा है √3/4 a²। ये वेरीफाई हो गया यहाँ से। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताओ, जब साइड आपकी ए होती है बच्चों तो एरिया क्या होता है a² होता है। करे वेरीफाई, देखो एरिया निकाल के देखते हैं। a²/4 n कितना है बच्चों 4 और कोट 180/4 कितना होता है 45। अब ये 45 कितना होता है 1, कोट 45 1 होता है। तो a²/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आपका a² आ गया, ठीक है। आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया इससे निकाल सकते हो, बहुत आसान फॉर्मूला है ये। ये मैंने आपको सब कुछ वेरीफाई करके दिखा रखा है कि R1 आप जो है डेल्टा अपॉन S माइनस ए के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो इक्विलेटरल में, ये मैंने निकाल के दिखा दिया। और ऐसे ही अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, इक्विलेटरल की बात। ये क्या होती है बताओ, इन रेडियस ये सर्कम रेडियस और ये एक्स रेडियस, ये क्या होती है बच्चों एक्स रेडियस। देखो इन रेडियस का अभी हमने फॉर्मूला सीखा a/2√3, ये a/√3 और ये हमने ऊपर से निकाल के देखा √3/2 इंटू ए। इन तीनों का रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो बच्चों ये आ जाएगा, ए से ए कैंसिल कर दिया 1:2:3 आ गया। ध्यान रखो आर, कैपिटल आर के बारे में तो आपको सब पता है 1:2 होता है। ये कैपिटल आर क्या होती है इसकी डबल होती है, और जो एक्स रेडियस होती है ना बच्चों वो स्मॉल आर की ट्रिपल होती है ना। तो अगर आपसे इन तीनों का कभी रेशियो पूछा जाए ना इक्विलेटरल में तो बस हमेशा याद रख लो, इन तीनों का रेशियो याद रख लो। अगर मैं कहूँ स्मॉल आर की वैल्यू 4 है तो बताओ कैपिटल आर कितना होगा 8 और एक्स रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका ट्रिपल हो जाएगी ना, यानी कि 12। और ये रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ठीक है। और अगर किसी ट्रायंगल की ये तीनों रेडियस इस रेशियो में है बच्चों, इस रेशियो में है तो वो ट्रायंगल कैसी मिलेगी आपको, इक्विलेटरल ही मिलेगी, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये बात। ये मैंने सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करके बता दी। अब जो ये रिजल्ट होते हैं ना, इन रिजल्ट का क्वेश्चंस में तो कोई यूज़ नहीं होगा, बहुत कम यूज़ होता है, बट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये इक्विलेटरल में ये तीनों का रेशियो ये होता है और ये 3 नंबर बताओ किस में है, एपी में है ना। तो बस हमेशा याद रखना इक्विलेटरल में इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एक्स रेडियस, ये तीनों की तीनों जो चीज़ें होती है ये एपी में होती है, ठीक है। फिर स्मॉल आर का फॉर्मूला s माइनस ए इंटू टेंजेंट ऑफ a/2 और r माइनस s माइनस b इंटू टेंजेंट b/2, s माइनस c इंटू टेंजेंट c/2। आर और कैपिटल आर में ये रिलेशन होता है r इक्वल टू 4r इंटू साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। इसको बार बार लिख के देखोगे ना याद हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि याद ही नहीं होंगे। R1 का ये फॉर्मूला तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। R2 का, और साथ में क्या लगा दो s इंटू, इसका फॉर्मूला ये भी होता है s इंटू 10a/2, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट है सबसे ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको बार बार से लिख के देखो। फिर मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि अगर कोई भूल भी जाते हैं तो एक राइट ट्रायंगल को कंसीडर करके हम ये सारे रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
तीनों जो एक्स रेडियाई होती है बच्चों उनका सम 4r प्लस में r के इक्वल होता है। अगर उनको दो दो को करके मल्टीप्लाई उनका सम करेंगे तो वो एस स्क्वेयर के इक्वल होता है। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। या तीनों एक्स रेडियाई की मल्टीप्लाई कर दो और आर से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अगर 3 एक्स रेडियस और एक बच्चों इन रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया जो होता है ट्रायंगल का उसका क्या आ जाएगा बच्चों? वो स्क्वायर आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीनों एक्स रेडियस का सम और उनका रेसिप्रोकल और इन रेडियस का रेसिप्रोकल ये क्या होते हैं? इक्वल। अच्छा, इसमें ये देखो 3 एक्स रेडियाई है, एक इन रेडियस है, इनका चारों के स्क्वायर का सम कितना होता है बच्चों? रेसिप्रोकल का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन में डेल्टा स्क्वायर। ये हो गया। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको है ना वेरीफाई करके बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है देखो, दो तो एक्स रेडियस है, एक इन रेडियस है बच्चों, इन दोनों का सम तीसरी एक्स रेडियाई के इक्वल है ना? ये मैंने लिख रखा है। तो वो ट्रायंगल हमेशा क्या होती है? राइट ट्रायंगल होती है। हमेशा ही क्या होगी? राइट ट्रायंगल। अब मैं आपको ना एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करके जिसकी साइड आपको पता है 3, 4 और 5 होती है। अब मैंने आपको इन रेडियस का फॉर्मूला बताया था ना, बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करके और इसमें से हाइपोटेन्यूज माइनस करके 2 से डिवाइड करो। ये इन रेडियस आ गई। सर्कम रेडियस क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का हाफ, ये आ गई। और तीनों मैंने R1 R2 R3 निकाल दी तीनों का फॉर्मूला लगा के। ये हो गया। एरिया आपको इसका पता ही है, सेमी पेरीमीटर आपको पता ही है। मैंने ये सारे रिजल्ट देखो यहाँ पे आपके लिए प्रूव करके दिखा दिए हैं। ये रिजल्ट इसके इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया? एग्जाम्पल लेके प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ ये दोनों सेम है। सब के सब रिजल्ट मैंने प्रूव कर दिए। आप कोई भी ट्रायंगल लेके इन रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो और एग्जाम में आसानी से आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, ये मैंने सारी की सारी चीजें एक एक चीज प्रूव करके बता दी है। ये हो गया। अब बात आती है कि एक जो ट्रायंगल होती है उसकी तीनों मीडियन की लेंथ कैसे निकालें। मीडियन तो बच्चों आपको सबको पता है कि अपोजिट साइड को क्या करती है? वो बाइसेक्ट करती है। ये क्या होता है बच्चों? इसका डी मिड पॉइंट होता है। तब एडी क्या कहलाएगी? इसकी मीडियन कहलाएगी। तो एडी की अगर आपको लेंथ निकालनी हो तो देखो एडी किसके ऊपर आपकी कौन सी साइड को बाइसेक्ट कर रही है? ए को। ए को छोड़ दो, बी और सी को ले लो। रूट ऑफ 2b² प्लस 2c²। और जिस जिस साइड के ऊपर ये बाइसेक्ट करती है जिस साइड को, उसका स्क्वायर माइनस करना है आपको। ठीक है, तो अपॉन में क्या कर दो? 2। ऐसे ही बी निकालोगे, बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, a² c² इनका तो डबल करके ऐड करना है और माइनस में क्या करना है? सिंगल b² करना है। ठीक है, तो ये तीनों मीडियन निकालने के क्या होते हैं बच्चों? फॉर्मूले होते हैं। और आपको पता है तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है बच्चों? 2:1 में। 2:1 में होता है। और 2 यूनिट्स किसकी तरफ होती है? वर्टेक्स की तरफ। यानी कि आप कहोगे ये 2:1 है तो 2 ऊपर की तरफ है, ए की तरफ, और 1 किसकी तरफ होती है बच्चों? इस साइड की तरफ होती है। ठीक है, ये छोटी होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर ए डी बी ई और सी एफ तीन मीडियन है, उनके स्क्वायर का सम और ट्रायंगल के तीनों साइड के स्क्वायर का सम वो इक्वल नहीं होते। मीडियन वाला हमेशा क्या होगा बच्चों? छोटा होता है। तो वो ट्रायंगल की साइड के स्क्वायर के सम का कितने टाइम्स होता है बच्चों? 3/4 टाइम्स होता है। ठीक है, 3/4 टाइम्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक ट्रायंगल की आपको मान लो 3 मीडियन दे रखी है और ये कहेगा कि इसका एरिया निकालो ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया निकालो, लेकिन ट्रायंगल की साइड नहीं दे रखी, क्या दे रखी है? मीडियन दे रखी है। तो अब बच्चों क्या करना, उन मीडियन से जो ट्रायंगल बनती है ना उसका एरिया निकाल लेना और बस उसका 4/3 टाइम्स कर देना, वो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ एक ट्रायंगल की जो 3 मीडियन है ना वो है बच्चों 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मीडियन की लेंथ है ये। तो एरिया बताओ ट्रायंगल एबीसी का, मीडियन वाली ट्रायंगल का नहीं, ओरिजिनल ट्रायंगल का। तो आप इसका ट्रायंगल का एरिया बोलो कितना होता है? ये राइट ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 24। तो इसका एरिया पता है कितना होगा? इस 24 को 4/3 से मल्टीप्लाई कर लेना। कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना मीडियन दे रखी हो और ट्रायंगल का एरिया पूछा हो, मीडियन वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। यानी कि जिन तीनों मीडियन को मिला के एक ट्रायंगल बनती है और उसका 4/3 टाइम्स कर दो, वो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब अपना लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है बच्चों रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन में आपको पता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो, उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। सिर्फ साइड इक्वल होने से नहीं, जैसे रोम्बस की तो चारों साइड इक्वल होती है, बट
वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। रेगुलर पॉलीगन कौन होगा? स्क्वायर होगा, जिसके चारों एंगल भी क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? n माइनस टू इंटू 180, मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ट्रायंगल की बात करें, n को क्या पुट कर दो बच्चों? 3। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है ना। देखो वेरीफाई हो गया। तो मतलब कि जितने उसके नंबर ऑफ साइड्स है उसमें से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसके इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का सम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है। अच्छा फिर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा भाई? जितने आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? n है। अगर साइड्स n है तो एंगल्स भी n ही होंगे। एक वर्टेक्स के ऊपर एक ही एंगल बनता है। ठीक है। तो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम अगर 360 है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? उसको n से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। और आपको ये पता है कि इंटीरियर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है? 180। तो एक एक्सटीरियर एंगल आपको पता लग गया तो इंटीरियर तो पता लग ही जाएगा ना। इंटीरियर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 180 में से एक्सटीरियर को क्या कर दो? माइनस कर दो। ये ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अब हम करते हैं, अब ये मैंने आपको नाम बता दिए हैं सारे के सारे कि किस पॉलीगन में कितनी साइड होती है, उसका क्या नाम होता है और उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। देखो ट्रायंगल का तो आपको पता ही है। फिर 180 180 ऐड करते जाओ, 180 180 बढ़ाते जाओ, आपको नेक्स्ट पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम मिलता जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप ये डायग्राम बना सकते हो। अच्छा ये देखो, अब इसमें ये क्या कहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। एक मान लो पॉलीगन है P1 जिसका नाम है, उसकी 4 साइड है। एक P2 है जिसकी 8 साइड है। तो बताओ इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 को 4 से डिवाइड करोगे, इसमें 360 को 8 से डिवाइड करोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर नंबर ऑफ साइड डबल हो जाएगी तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। भाई आपके पास 360 रुपये है, आपके पास कितने रुपए हैं? 360 रुपये है। और आप उनको है ना 4 बच्चों में बांटना चाहते हैं तो 90 मिलेंगे, और 8 बच्चों में अगर बांटोगे तो 45 मिलेंगे। मतलब कि बच्चे अगर डबल हो जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? हाफ। यानी कि उनको मिलने वाले अमाउंट कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ये नाम मैंने आपको बताई दिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी पॉलीगन की अगर n साइड्स है तो बच्चों उसके डायगोनल कितने होते हैं? n इंटू उसमें से 3 माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2। n इंटू n माइनस 3/2। जैसे एक हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं, एक डेकागन में कितने होते हैं, और एक ऑक्टागन में कितने होते हैं? हेक्सागन की नंबर ऑफ साइड कितनी होती है बच्चों? 6 होती है। डेकागन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 10 होती है। और ऑक्टागन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है। तो मैं आपको डायगोनल बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेक्सागन, हेक्सागन में बच्चों कितने डायगोनल होंगे? हेक्सागन में कितनी साइड होती है? 6। उसमें से 3 माइनस कर दो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए डेकागन, डेकागन में कितनी साइड होती है? 10। उसमें से 3 माइनस कर दो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। 35 आ गया। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन, ऑक्टागन में कितनी साइड? 8। 8 में से 3 माइनस करो 5, 2 से डिवाइड करो, 8 5 जा 40, 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20। समझ रहे हो आप मेरी बात? किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी हो और उसके नंबर ऑफ डायगोनल पूछ ले तो ये हम कर देंगे। या फिर नंबर ऑफ डायगोनल देके आपसे क्या पूछी जा सकती है? नंबर ऑफ साइड्स भी पूछी जा सकती है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं ना इस चैप्टर में, मैंने आपको सारे एक साथ बता दिए। अब हम क्वेश्चन 19 तो कर चुके हैं अभी तक। क्वेश्चन 20, इसमें कहता है एक ट्रायंगल की 3 साइड है, 6 8 6 10 और 14। तो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इस ट्रायंगल का कितना होगा? मैंने आपको एक रिलेशन बताया था ना अभी, एक्स वाई और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई। अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है तीनों साइड, तो उसका बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है? 120 होता है ना। डायरेक्ट आंसर लिख देना। ठीक है। करती है ये 6, ये 10, तो ये पता है क्या है? 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 करके देखो, ये 196 है। और 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 14। लेकिन मान लो आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं। 6 10 और 14, बोलो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 14 है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी साइड का जो अपोजिट एंगल होता है ना वो भी सबसे बड़ा होता है ना, लार्जेस्ट होता है ये भी। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी,
ये स्मॉल सी, तो अपने को कोस ए का फॉर्मूला लगा दे, कोसाइन रूल। कोस ए क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। आप सारी वैल्यू पुट करोगे, ए बी कितना है बोलो, बी 10, सी कितना है आपका 6 और ए कितना है 14, और 2 इंटू बी इंटू सी, ऊपर आएगा माइनस का 60, नीचे आएगा 120, -1/2। और कोस की वैल्यू -1/2 कहाँ पे होती है, 120 पे। ए कितना आ गया आपका 120। मैं कहता हूँ सोल्व तो कर ही सकते हो, बट ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में एक ट्रायंगल की दो साइड आपको दे रखी है और उनका इंक्लूडेड एंगल भी दे रखा है, थर्ड साइड बताओ। देखो आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद आधा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा इस चैप्टर का, आप यकीन रखना इस बात पे। ये आपका डायग्राम बन गया। इसकी दो साइड, एक को मान लो √3 - 1, एक को मान लो √3 + 1, ये हो गया। और उसका इंक्लूडेड एंगल बच्चों कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। आपको थर्ड साइड बतानी है। आप बताओ आप कैसे बताओगे थर्ड साइड। ये मान लो ट्रायंगल का नाम ABC है, तो ये ए होगी, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, और ये आपको बतानी है, ये आपको बच्चों बतानी है। मैं कोस ए का फॉर्मूला लगा दूं क्या, कोसाइन रूल में कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है आपका, B² + C² - A² अपॉन 2bc। बोलो निकल जाएगा क्या यहाँ से, स्मॉल ए की वैल्यू निकल जाएगी। कोस ए कितना है 60, कोस 60 कितना होता है 1/2। B² बोलो, इसका स्क्वायर कितना होगा, A² + B² + 2ab, प्लस सी का स्क्वायर बोलो, A² + B² - 2ab। A² तो अपने को फाइंड आउट ही करना है, और नीचे क्या है बच्चों, नीचे है 2 इंटू बी इंटू सी। बोलो इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 - 1 आएगा ना। तो ये क्या आ गया 1/2, ये 4 और 4 हो गए 8, और ये हो गया आपका 4, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। 8 - A² कितना आ गया आपका 2 आ गया। A² कितना आ गया बच्चों 6, ए कितना आएगा √6, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ए क्या है, ये साइड है, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका √6। बिल्कुल आसान है, डायग्राम बनाओ, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि कोस ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो तीसरी साइड निकल जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, एक ट्रायंगल है ABC जिसकी साइड ध्यान से देखो 6, 8 और 10। अब ये तीन साइड होती है तो बच्चों ये ट्रायंगल कैसी होती है, राइट ट्रायंगल होती है ना। राइट ट्रायंगल का आप डायग्राम बनाओ, साइन 2a निकालना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ABC, कहीं कुछ भी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अगर इसको ए लिखा है तो इसके सामने स्मॉल ए होगी, इसको बी लिखा है तो इसके सामने स्मॉल बी, सॉरी इसको बी मत लिखो। आपको सबसे लॉन्गेस्ट साइड कितनी है इसकी 10 है ना। अगर ये लॉन्गेस्ट साइड 10 है बच्चों, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सी आपको 10 दे रखी है, और ये क्या हो जाएगा फिर बी, ये स्मॉल बी कितना हो जाएगा 8। ऐसे बना लो डायग्राम। अब आपसे पूछा है साइन 2a की वैल्यू, साइन 2a बोलो क्या होता है, 2 साइन ए कोसे होता है। और साइन का फॉर्मूला ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और ये क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि 6/10, और ये क्या होएगा 8/10, तो कितना हो गया ये 48, 96/100, 4 पे काटोगे 24/25। बिल्कुल आसानी से हमने आंसर निकाल दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ट्रायंगल ABC में जो एंगल ए है बच्चों वो 2π/3 है, और B - C आपको दे रखा है 3√3, और एरिया भी दे रखा है। तो आपको स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है। मैं कहता हूँ आप ट्रायंगल तो बनाओ एक बार। ये होगी, ये ए एंगल कितना है आपका 120 है बच्चों, और B - C यानी कि B और C जो साइड है ना उनका डिफरेंस दे रखा है, अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते, और एरिया दे रखा है आपको। अच्छा ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये साइड होगी आपकी ए, ये होगी बी और ये होगी सी। अच्छा एरिया आपको दे रखा है, ध्यान से सुना। एरिया कितना है बच्चों आपका 9√3/2, और एरिया का एक फॉर्मूला भी होता है ना। मैंने एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ इंटू जो एंगल दे रखा है आपको उसी की इंक्लूडेड साइड है ना, यानी कि बी इंटू सी और इंटू साइन ऑफ 120 होता है ना, साइन 120। और बताओ मेरे को साइन 120 कितना होता है, साइन 60 के इक्वल होता है √3/2। अब आप √3 से √3 कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो BC बताओगे कितना आ गया, यहाँ से 18 आ गया क्या, 9 × 2 18। मेरे पास क्या आ गया, BC 18 आ गया। अब मेरे को BC पता है और B - C पता है, तो अब क्या करें,
देखो बी माइनस सी कहाँ पे आता है, अब आप है ना कोस ए का फॉर्मूला लगाओ। ये क्यों लगाया अभी आपको पता लग जाएगा। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, क्योंकि देखो आपको ए निकालनी है, ए यहाँ पे आ गई ना, अपॉन में क्या होता है 2bc। अब बी प्लस सी, ये बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख दूँ क्या, बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस में 2bc। बोलो होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये होता है ना। तो मैं अगर ए माइनस बी का होल स्क्वेयर अगर मैं लिखना चाहता हूँ सिर्फ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को, तो उसको ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस 2ab लिख सकता हूँ ना, इसको उधर ले जाओ, ये लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को बी माइनस सी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और बी सी है ये अपने पास, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब ये बोलो क्या होगा, कोस ए 120, कोस 120 कितना होता है, अच्छा ये ए स्क्वेयर तो माइनस हो गई ना, बी माइनस सी कितना है 3√3, तो इसका स्क्वेयर करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 3√3 का स्क्वेयर होता है 27। बी सी कितना है देखो, बी सी गिरा ना ऊपर 18, और माइनस में क्या है ए स्क्वेयर, और नीचे क्या है बच्चों 2 × 18, बस इसको सोल्व कर लो। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 18 आ गया इधर, और ये कितना आ गया बताओ 27 और 36, 27 प्लस 36 और माइनस का ए स्क्वेयर, ये माइनस ए स्क्वेयर इधर आके प्लस ए स्क्वेयर हो जाएगा, और ये कितना हो गया बताओ 63 और प्लस 18, तो यानी कि 81 हो गया। ए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आप कर ही सकते हो, आसान क्वेश्चन है बाकी। अब ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपको दो एंगल दे रखे एक ट्रायंगल के, और उनकी इंक्लूडेड साइड भी दे रखी है, एरिया बोलो, एरिया आपको निकालना है ए बी और सी। मैं कहता हूँ एक को 30 मान लो, एक को 45 मान लो, और फिर यही साइड माननी पड़ेगी ना, इंक्लूडेड साइड है तो आपको एरिया निकालना है। आप एक बात ध्यान रखो, एरिया के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर मान लो ये साइड मिल जाए और ये साइड आपको मिल जाए और उनका इंक्लूडेड एंगल मिल जाए, तो फॉर्मूला होता है ना 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी वाला, या 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। बट आपको साइड तो एक ही दे रखी है, दूसरी साइड कैसे निकालोगे बताओ। आप अब दिमाग लगाओ कि इसमें एक साइड और चाहिए, या तो ये या फिर ये कैसे निकालते हो, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है। साइन रूल होता है ना, साइन रूल, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी और इक्वल टू सी बाय साइन सी, इससे निकालोगे बच्चों तीसरी दूसरी साइड। ए स्मॉल ए तो है ही नहीं, साइन ए कितना है बोलो 30 डिग्री, डायग्राम से देखना है आपको, ठीक है। बी तो है ही नहीं, लेकिन साइन बी कितना है, साइन बी साइन 45 डिग्री, और सी दे रखा है ना आपको √3+1, और थर्ड एंगल, अब थर्ड एंगल नहीं है लेकिन मैं निकाल सकता हूँ ना, अगर दो एंगल बच्चों दे रखे हैं तो थर्ड एंगल तो आप इससे निकाल ही सकते हो। 105 आ गया, 105 आ गया, ये साइन 105 आ गया। अब साइन 105 की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 105 क्या होता है, साइन 60 प्लस में 45, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये क्या आता है आपका √3+1 में 2√2, ये आ गया। अब मैं निकालना चाहता हूँ ए की लेंथ, बताओ इन दोनों को इक्वेट कर लूँ, साइन 30 कितना होता है 1/2, और ये साइन 105 क्या होता है √3+1 डिवाइड बाई 2√2, ये √3+1 से √3+1 कट गया, 2√2 बच गया। ए कितना आएगा बताओ 2√2, और ये 1/2 डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि क्या आ गया बच्चों ये √2 आ गया, ठीक है, ये √2 आ गई। तीसरी मैंने एक साइड निकाल दी कितनी √2, अब तो इस ट्रायंगल का एरिया बोल दो कितना होगा, एरिया कितना होता है हाफ इंटू √2 इंटू √3+1, और इंटू में क्या होता है साइन 45, है ना, यही होता है। अच्छा साइन 45 1/√2 होता है, ये √2 ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया √3+1 डिवाइड बाई 2, √3+1 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन अच्छा था, बट इससे ना आपके सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, साइन रूल, कोसाइन रूल, ट्रायंगल का एरिया, सब कुछ आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहता है डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको इसका बेसिक मेथड भी बता देता हूँ, और फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ। जब भी इस तरह के वेरिएबल में क्वेश्चन आ जाए ना, आप ट्रायंगल को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, ठीक है। लेट कर लो जो ये ट्रायंगल एबीसी है ना, ये कैसी ट्रायंगल है बच्चों इक्विलेटरल, क्योंकि देखना मानने से कितने क्वेश्चन आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे। इक्विलेटरल है, हर एक साइड को मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों
2 मान लेता हूँ, हर एक साइड को क्या मान लेता हूँ 2। अच्छा इसका हर एक एंगल कितना हो गया फिर 60। तो अब ऐसा मानने से जो आपका ये इस एक्सप्रेशन का आंसर है वो क्या आएगा बोलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 कोट ए। सारी साइड 4, बी का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4, 4 इंटू कोट 60, यही होता है ना। अब बोलो 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4, 1 बाय कोट 60, ये होता है टेंजेंट 60। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। यानी कि हमारी एक्सप्रेशन का आंसर आया किसमें, √3 आया। बट क्वेश्चन में जो जो ऑप्शन है वो तो ऐसे है डेल्टा की फॉर्म में। डेल्टा क्या होता है, एरिया। तो आप एरिया निकालो ना इस ट्रायंगल का। एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू 2, 4, √3 आ गया। जो हमारा आंसर आया है और वो जो एरिया आया है वो इक्वल है ना, मतलब हमारे आंसर जो आया है वो एरिया के इक्वल है। आंसर किसके इक्वल आ गया बच्चों, एरिया के इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो इसका क्या था, स्मार्ट मेथड। इक्विलेटरल मान के कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ इसका बेसिक मेथड। आप कहोगे जी हम नहीं मानना चाहते, बट ऐसा आपके सोचने से नहीं होगा, अज्यूम करनी ही पड़ेगी अगर आपको पेपर आसानी से सोल्व करना है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 कोट था ना, कोट को मैं लिख रहा हूँ कोस ए बाय साइन ए, ये हो गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कोस ए का। कोस ए का फॉर्मूला बच्चों याद करो क्या होता है, कोस ए का पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और याद करो मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये है 1 बाय साइन, ऊपर चला जाएगा ना साइन ए, ये ऊपर चला गया। अच्छा ये कट जाएगा, ये कट गया, तो क्या बच गया आपका 1/4 और ये 2bc ऊपर चला जाएगा और इनटू में क्या है साइन ए। तो ये 2 से 2 कटेगा तो 1/2 BC इंटू साइन ए। अच्छा अब बता दो ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये एरिया ही नहीं होता क्या। आप डायग्राम बना के देखो जरा, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो इन दोनों साइड की मल्टीप्लाई कर दो और इसका इंक्लूडेड एंगल का साइन मल्टीप्लाई कर दो, तो वही तो क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल का एरिया होता है ना। तो इस तरीके से भी आप आसानी से निकाल सकते हो। बट मैं कहता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल अज्यूम करोगे ना तो क्वेश्चन का आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन है, ट्रायंगल का एरिया अगर डेल्टा है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बच्चों क्या होगी। तो मैं कहता हूँ इसको क्या मान लो, इक्विलेटरल। लेकिन है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल मानने से काम क्यों नहीं चलेगा, बस आप मेरे को ये बता दो। आप दिमाग लगा के ये बताओ कि इक्विलेटरल इसको क्यों नहीं मान सकते बच्चों। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो ये नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। डिनोमिनेटर अगर जीरो बन गया तो फिर क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल है ना, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है। फिर आप दिमाग लगाओ कि इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो। आपको बस जितने फॉर्मूले आपके सामने हैं मैंने लिखवाए हैं उसी के अंदर से आपको सोचना है। देखो दो तरह की ट्रायंगल इंपॉर्टेंट होती है, एक इक्विलेटरल और एक राइट ट्रायंगल। ये दो आपने मानने सीख ली ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं इसको इक्विलेटरल तो मान नहीं सकता, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं मान सकता। मैं इसको क्या मान लेता हूँ बच्चों, राइट ट्रायंगल मान लेता हूँ। किसी एंगल को कुछ भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, एक 90 मान लो, एक 30 मान लो और एक क्या मान लो बच्चों 60 मान लो, क्योंकि 90 30 60 में अपने को रिलेशन पता है ना। बताओ 30 के सामने वाली साइड अगर 1 है तो 90 के सामने 2, 60 के सामने कितनी होती है √3। इसको नाम दे दो ए बी और सी। अब आप मेरे को बोलो इस क्वेश्चन का अच्छा डेल्टा की फॉर्म में छोड़ रखे, पहले तो डेल्टा ही निकाल लो, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि √3/2। अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर आंसर है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 साइन ए इंटू साइन बी और अपॉन साइन ए माइनस बी। अच्छा ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, सारी वैल्यू पुट करना। ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन 2 साइन ए, ध्यान रखो साइन ए साइन 30, साइन बी यानी कि साइन 90, ए माइनस बी बच्चों ए माइनस बी करोगे 30 माइनस 60 करोगे 90 करोगे तो -60 आ गया ना। तो साइन -60 कितना होता है, माइनस के √3/2, ये हो गया। अच्छा ये होता है माइनस के 3/2, ये 1/2 है और ये माइनस √3/2 ऊपर जाके 2/√3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया अल्टीमेटली 3/√3 कितना होता है √3 होता है और बाय में कितना है बच्चों 2 है, ये आ गया। अब ये बताना ये जो हमारा आंसर है वो किसके इक्वल आता है, ये तो एरिया के इक्वल ही आ गया।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डेल्टा। अच्छा क्वेश्चन है बट अज्यूम करके आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो ये कहता है एरिया एक ट्रायंगल का, अब की बार क्या है, बस इसने डेल्टा की जगह के बोल दिया है ना, एरिया डेल्टा की जगह क्या बोल दिया, के। तो कहता है इसकी वैल्यू बताओ, फिर मैं कहता हूँ आप इसको क्या मान लो, वही पीछे वाली सेम ट्रायंगल मान लो, और देखना आपका क्वेश्चन का आंसर कितनी आसानी से आ जाएगा। सेम उसी ट्रायंगल को बच्चों कंसीडर करो, ये 30 डिग्री एंगल, ये 60, ये 90, ए कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया 2, 60 के सामने साइड कितनी होती है फिर √3। अब आप इसका एक तो क्या निकाल लो, पहले एरिया निकाल लो ना। एरिया क्या होता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही √3/2। और क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, एरिया बच्चों के दे रखा है, तो के की वैल्यू आ गई अपने पास है ना, उसमें डेल्टा की आती थी, इसमें के की आ गई। अब बोलो क्या करोगे, अब आंसर निकालोगे, आंसर ए इंटू कोस ए प्लस बी इंटू कोस बी और प्लस सी इंटू कोस सी, ये होता है ना। ए कितना बोलो 1 इंटू कोस ए कितना 30, बी बी कितना आपका 2 और कोस बी यानी कि कोस 90, सी कितना √3 और कोस सी कितना 60। वैल्यू निकालें, कोस 30 होता है बच्चों √3/2, कोस 90 होता है 0 और कोस 60 होता है कितना 1/2। तो √3/2 प्लस √3/2, ये तो ट्वाइस ऑफ √3/2 आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये ट्वाइस ऑफ √3/2। और ये बताओ मेरे को आप, ट्वाइस ऑफ ये √3/2 क्या है आपका, के है ना, ये √3/2 कितना आ गया आपका, के आ गया, मतलब ट्वाइस ऑफ के आ गया। बट इस क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन नहीं है ट्वाइस ऑफ के, ऑप्शन अलग तरीके के है, तो कोई बात नहीं, के तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो ट्वाइस ऑफ के है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं। ऑप्शन में ऐसे हैं, ए बी सी भी दे रखा है, तो हम ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी को देखो। ऑप्शन बी बच्चों क्या है, 8k² अपॉन में ए बी सी है ना, 8 इंटू के का स्क्वायर बोलो, ये रहा 3/4 और डिवाइड में तीनों साइड की मल्टीप्लाई, तीनों साइड की मल्टीप्लाई क्या है 1 इंटू 2 इंटू √3, 2 4 जा 8, 8 से 8 कट गया, 3/√3 तो कितना होता है √3 होता है, और हमारा आंसर भी √3 है, हमारा आंसर भी बच्चों कितना है √3 है, तो मतलब मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी होएगा। ठीक है, तो आपका 2k भी अगर ऑप्शन में होता तो वो हो जाता, और ये नहीं है तो मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रायंगल के अंदर आपको दो साइड दे रखी है और सी, ये कैपिटल सी है ये, और ये एंगल दे रखा है, तो एरिया निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल बना लो ए बी सी, स्मॉल ए कितनी दे रखी है 5, बी के सामने स्मॉल बी कितनी दे रखी है 6, और एंगल सी बच्चों, एंगल सी 60 दे रखा है, दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल दे रखा है, तो एरिया निकालने का तो सीधा ही तरीका होता है ना, हाफ इंटू इन दोनों साइड की मल्टीप्लाई कर दो और इनके इंक्लूडेड एंगल का क्या कर दो बच्चों, साइन ले लो, तो 30/2 15 और साइन 60 होता है √3/2, 15 √3/2, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।